हम कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 की इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे, इंट्रोडक्शन पहली एक्सरसाइज का। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रमेय 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कौन सी है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या है, यह कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि हमारे पास कोई भी अभाज्य संख्या है, मान लो हमने 210 अभाज्य संख्या ले ली, तो वो कहती है कि इसको हम लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं किस रूप में? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ये लिखा है, ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने छोटी कक्षाओं में गुणनखंड करना सीखा है, अगर हम 210 के गुणनखंड निकालें तो क्या आएंगे? सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर ये 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, तो इसके गुणनखंड आगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये प्रमेय ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या हो। अब हमने पिछली वीडियो में भाज्य संख्या देख ली कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो ये प्रमेय कहती है कोई भी भाज्य संख्या को तुम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हमने इसके गुणनखंड निकाले तो ये जितनी भी संख्या आई 2, 3, 5, 7, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने 210 को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया। फिर उसने एक बात और कही कि ये जो तुम इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करोगे, यह अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब जब भी 210 के कोई भी गुणनखंड करेगा तो उसके गुणनखंड ये ही आएंगे। बस उसने एक बात और कह दी अलग से, एक बात जो कही है वो क्या कही है कि अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना, कहता क्रम नहीं लेना। वो कहता है कि अगर तुम क्रम को कंसीडर ना करो, क्रम को ना लो, कहता है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना। मतलब ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है कि कोई इसके गुणनखंड ऐसे लिख दे 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, क्रम तो चेंज हो सकता है। वो कहता है क्रम के बिना, क्रम मेंशन नहीं करना। अगर क्रम को तुम कंसीडर ना करो, इसके कोई गुणनखंड ऐसे भी लिख सकता है, 5 को पहले लिख दें तो ऐसे भी लिख सकता है। तो वो कहता है क्रम नहीं लेना, क्रम के बिना अगर जो भी इसका निरूपण आएगा, जिसको हम व्यक्त करेंगे, तो ये एक अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब भाई इसके 210 के जितनी बार गुणनखंड कर लो आएंगे यही। मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, चाहे क्रम में कुछ भी लिख लो। इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर हम इस 210 को 210 के गुणनखंड हम निकालें तो कोई मान लो इसको पहले 5 से डिवाइड कर देता है, तो 5 से डिवाइड करेगा तो 42 आ गया। फिर मान लो वो 3 से डिवाइड करता है, 14 आ गया। फिर 2 से करता है, फिर 7 से, तो ये गुणनखंड क्या आएंगे? 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7। ये क्रम तो अलग आ सकता है, लेकिन आएंगे ये 4 ही गुणनखंड। तो यही ये प्रमेय कहती है कि जो भी गुणनखंड आएंगे, जिन गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तुम इसको व्यक्त करोगे, वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है उस तरह का और कोई नहीं हो सकता, लेकिन क्रम को इसमें मेंशन नहीं करना। तो ये हमारी प्रमेय, आधारभूत प्रमेय जो है अंक गणित की, ये कहती है। अब इसके बाद हमारी एनसीईआरटी बुक में इस आधारभूत अंक गणित की जो प्रमेय है इसके बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, वो देख लेते हैं। वैसे पेपर में नहीं आएंगी, लेकिन
इंटरेस्टिंग बातें हैं। जो ये आधारभूत प्रमेय है ये प्रूव होने से पहले, मतलब प्रचार में आने से पहले, सबके सामने आने से पहले इसका जिक्र मतलब एक गणितज्ञ ने कर दिया था। यूक्लिड ने अपनी एक बुक एलिमेंट्स की पुस्तक 9 में इसको लिख दिया था। मतलब हालांकि पूरी दुनिया में सबको पता नहीं चली थी, इस प्रमेय के बारे में सबको पता नहीं चला था, लेकिन जब ये सबको पता चला उससे पहले भी इसका जिक्र यूक्लिड ने कर दिया था। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले, मतलब इस प्रमेय की बात कर रहे हैं हम, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसकी उत्पत्ति मतलब इसका प्रूफ किसने दिया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। अपनी किताब डिस्क्विशंस अर्थमेटिकी में इसका प्रूफ दिया था। फिर हमारी बुक में कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्राय गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार कहा जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, और उनका नाम सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है। मतलब अभी तक के जो 3 महान मैथमेटिशियन हुए हैं, आर्किमिडीज हुए हैं, न्यूटन हुए हैं, और उनमें तीसरा नाम कार्ल फ्रेडरिक का शामिल होता है। ये उनकी फ़ोटो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस की, जिन्होंने अर्थमेटिक, ये जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की उत्पत्ति की थी। अब जो हमारी प्रश्नावली है 1.1, उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि हम कौन सा नियम लगाएंगे जब हम HCF निकालेंगे। तो ये नियम ये दिया हुआ है, इस नियम को हम बाद में देखेंगे, अभी आपको ये पढ़ना नहीं है। हम एक एग्जांपल से देखेंगे। मान लो हमको कहा गया कि 6 व 20 का HCF ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड निकालेंगे। ये हमने 6 के गुणनखंड निकाल दिए। इसी तरह हम फिर 20 के गुणनखंड निकालेंगे। अब इनके गुणनखंडों को लिख लेंगे हम, 2 गुणा 3, और 20 के गुणनखंडों को लिख लेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं, देखो 2 बार आ रहा है, तो इसको हम जो है समेट के लिख लेंगे, मतलब 2 की घात 2 लिख देंगे। तो HCF निकालने का नियम क्या है जो हम प्रश्नावली 1.1 में प्रयोग करेंगे? ये नियम कहता है कि जो 2 संख्याओं का तुम HCF निकाल रहे हो, उसके जो गुणनखंड आए हैं उसमें तुम्हें वो गुणनखंड छांटना है जो दोनों में आया हुआ हो, कॉमन हो। यहाँ देखो 2 इसमें भी आया है और 2 इसमें भी आया है। मतलब ये नियम कहता है कि दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड आए हैं उन दोनों का पता कर लो, उन गुणनखंडों का पता कर लो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 दोनों में आया हुआ है। तो ये पता करने के बाद फिर क्या करना है, दोनों में ये देखना है कि घात दोनों में सबसे कम किसकी है। तो यहाँ पे तो घात 2 की 1 है और यहाँ घात 2 की 2 है। तो ये नियम कहता है कि हमें कम घात वाला नंबर लेना है, तो हमें 2 की घात 1 लेना है, और ये हमारा उत्तर आ गया HCF 2। और जो गुणनखंड मैच नहीं कर रहे, जैसे 3 और 5 मैच नहीं कर रहे, इनको नहीं लेना, ये नियम ये कहता है। एक बार और सुनते हैं कि HCF निकालते समय हम क्या ध्यान रखेंगे। हम पहले वो गुणनखंड का पता लगाएंगे जो दोनों में आया हुआ हो, और फिर कम घात वाला ले लेंगे, वही हमारा जिस तरह हमने HCF निकालना सीखा, इसी तरह प्रश्नावली 1.1 में हमारे LCM निकालने के भी सवाल आएंगे। तो इसका नियम हम देख लेते हैं। ये इसका नियम है, उदाहरण से देखते हैं। हमें मान लो क्वेश्चन दे दिया कि 6 व 20 का LCM ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले 6 के गुणनखंड निकालेंगे और फिर हम 20 के गुणनखंड निकालेंगे, 5 से जाएगा। फिर इस 6 के गुणनखंड हम लिख लेंगे, 2 गुणा 3, और 20 के गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5।
इसको हम समेट के लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 5। तो एलसीएम का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि सबसे पहले तो वो गुणनखंड छांटो जो दोनों में आए हुए हैं। 2 देखो, 2 इसमें भी आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, तो 2 लेना है, लेकिन बड़ी घात के साथ लेना है। ये इसमें फ़र्क है। वहाँ हम छोटी घात वाला लेते थे, यहाँ पे देखो 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 लेना है। प्लस में एक चीज़ और ऐड हुई है इस नियम में, जो गुणनखंड मैच नहीं कर रहे, जैसे 3 और 5 मैच नहीं कर रहे, 3 इसमें है, 20 में नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी लेने हैं। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये भी लेने हैं। फिर इसको एक्सपेंड करके खोल के इनको गुणा कर दो, उत्तर निकाल दो। 2 3 4 3 12 5 60। तो ये नियम क्या कहता है कि जो गुणनखंड मैच कर रहे हैं, कॉमन है, वो तो लेने हैं, लेकिन वो बड़ी घात के साथ लेने हैं, और जो कॉमन नहीं है वे भी लेने हैं। बस ये नियम इसमें याद रखना है। तो यही कहता है नियम कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, मतलब हर गुणनखंड आएगा कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल हमें लेना है, मतलब बड़ी घात लेनी है। जो कॉमन है गुणनखंड वो बड़ी घात के साथ लिए जाएंगे, जो कॉमन नहीं है वे भी लिए जाएंगे। एचसीएफ में हम उनको नहीं लेते थे, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद एक रूल और है जिसके आधार पे हमारे 1.1 एक्सरसाइज में सवाल आएंगे। वो क्या है कि अगर हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं ए और बी, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा उन दोनों नंबरों के गुणा के बराबर आती है। इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। चलो, तो हमने देखा था अभी, हमें 2 नंबर लिए थे 6 व हमारे पास 20 2 संख्याएं थी। हमने दोनों का एचसीएफ भी निकाला। दोनों का एचसीएफ क्या आया था, हमारा 2 आया था, और 6 व 20 का एलसीएम क्या आया था, अभी निकाला था हमने 60। अगर हम इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर दें तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 120। और अगर हम इन दोनों नंबरों की गुणा कर दें, दोनों नंबर अगर मान लो ए 2 है, बी 60 है, तो इनकी गुणा कर दें, वो भी 120। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा आई थी वही इनके नंबरों की गुणा आई है। तो हमारा रूल ये आ गया कि अगर कोई 2 संख्याएं हमको दी हैं ए और बी, तो उनका दोनों का अगर एचसीएफ निकाल दो, दोनों का एलसीएम निकाल दो, और उन दोनों की गुणा कर दो, एचसीएफ की और एलसीएम गुणा कर दो, तो वो किसके बराबर आएगी, दोनों जो नंबर हैं उनकी गुणा के बराबर आएगी। तो इस के आधार पे सवाल हमारे आएंगे। उसमें क्या दिया होगा, इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ हमें देगा, एक हमें निकालनी होगी। माना अगर एचसीएफ दे दिया, दोनों संख्याएं दे दी, तो एलसीएम निकलवा लेगा, और अगर दोनों संख्याएं दे दी, एलसीएम दे दिया, तो एचसीएफ निकलवा लेगा। इस तरह करेंगे। तो हमारा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट आज पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण लेंगे 1.1 एक्सरसाइज की। आज के लिए इतना ही।